नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGBT DLED एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिंदी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप JBT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है HPGBT DLED एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम इस महीने 19 जून को कंडक्ट किया जा रहा है HP बोस धर्मशाला द्वारा। तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है उसमें वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 ही क्वेश्चंस होंगे। इसमें से आज जो हम हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हिंदी लैंग्वेज को जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी लैंग्वेज के होंगे। इसमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ये मेन क्वेश्चंस होते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के सेशन में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सही लिंग चुने। दर्जी हमें दिया है, इसका हमने सही लिंग चुनना है। तो दर्जी का सही लिंग क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दर्जन जो है वो दर्जी का सही लिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो हमने पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका मोती जो है वो आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आपने ध्यान रखना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है। आपने देखना है इसका शुद्ध रूप क्या है, वर्तनी कैसी, वर्तनी शुद्ध कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, क ब ये त्री। तो ये आपसे एग्ज़ाम में शुद्ध वर्तनी भी पूछ सकते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे और इसमें बोला होगा कि कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री। तो फ्रेंड्स, इसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो कवित्री जो है वो कवि का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका विदुषी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये भी मेनली मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपने देखोगे कि HPGBT 2010 में ये एग्ज़ाम 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपका होगा विदुषी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी जो है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी नानी, रानी और कहानी जो है वो आपकी स्त्रीलिंग है। पानी स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पे दिए हैं चार ऑप्शन। तो इसमें बोला गया कि किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो कोयल जो है वो इसका हिंदी भाषा में लिंग परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। B.Ed एंट्रांस में पूछा गया था 2006 में। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग आपका होगा सूर्या। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? वो आपका कपट जो है। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कपट जो है वो आपका कपट शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है। अगला है गिद्धड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गिद्धड़ का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिद्धड़ी जो होगा वो ऑप्शन गिद्धड़ का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो ये होगी राष्ट्रीयता जो होगी वो आपकी राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि गधा मनुष्य की मदद करता है में संज्ञा है। तो इस वाक्य में ये वाक्य दिया है गधा मनुष्य की मदद करता है में संज्ञा है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मधुर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। मधुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मधुर की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी कि माधुर्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए रिवीजन के टाइम। तो मधुर की भाववाचक संज्ञा आपकी माधुर्य होगी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि धिक्कार कौन सी संज्ञा है। तो धिक्कार कौन सी संज्ञा है। तो ये है आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कौन सा शब्द जो है वो व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। तो तिलक जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि दीपक के घर से दिनेश का घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है। तो वाक्य दिया है कि दीपक का घर दिनेश के घर से 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो ये आपका कर्ण कारक है। कौन सा कारक है। कर्ण कारक जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा। इस वाक्य में महिषासुर को कौन सा कारक है। तो वाक्य दिया है माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा। इस वाक्य में महिषासुर को कौन सा कारक है। तो ये है आपका कर्म कारक है। कौन सा। ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक जो है वो इस वाक्य में महिषासुर को जो है वो आपका कर्म कारक है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि त्राही त्राही किस का बोधक है। तो त्राही त्राही जो है वो किसका बोधक है। ये आपका भय का, डर का बोधक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि जब आपस आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला गया कि जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उस मेल को क्या कहते हैं। तो उस मेल को कहते हैं समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो के लिए जो है वो किस कारक की विभक्ति है। ये है आपकी संप्रदान कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि वे ग्राम में वास करता है। ग्राम मतलब गांव में वास करता है। इस वाक्य में कौन सी कारक विभक्ति है। तो वे गांव में वास करता है, इसका इस वाक्य में कौन सी कारक विभक्ति है। तो ये आपकी अधिकरण कारक विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस कथन में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस कथन में से जो है वो किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यह है आपका अपदन कारक का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पेड़ से कई आम गिरे। वाक्य में से विभक्ति किस कारक को इंगित करती है। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में जो से है वो विभक्ति किस कारक को इंगित करती है। तो ये करती है आपकी अपदान कारक को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, में हिमालय से कौन सा कारक है। तो में हिमालय से कौन सा कारक है। ये आपका कर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कारक जो है वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पर जो है वो कौन सा कारक है। वो आपका अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वे घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है। वे घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो से है वो कौन सा कारक है। वो आपका अपदान कारक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इस वाक्य में सही विशेषण शब्द है। तो पूजनीय जो है वो पूजनीय कौन सा सही विशेषण है। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही विशेषण शब्द है, पूजनीय। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा में विशेषण क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काला घोड़ा में विशेषण क्या है। ये आपका काला जो है वो आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों के भेद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। विक्रांत अधिक बोलता है। तो विक्रांत अधिक बोलता है वो है आपका गुणवाचक है।
यहाँ वाक्य दिए हैं, प्रयुक्त विशेषण के भेद दिए गए हैं। तो दिख रहा तदिक बोलता है, इसमें कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक है। अगला प्रश्न है, प्रियतम शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो प्रियतम शब्द जो है वो विशेषण की कौन सी अवस्था है, वो आपकी उत्तम अवस्था है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण किस शब्द में है। तो प्रविशेषण किस शब्द में है, तो अति सुंदर जो है इसमें प्रविशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है। तो ये है कि अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है जो वो आपकी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अकर्मक क्रिया से बने वाक्य की पहचान कीजिए। तो अकर्मक क्रिया से बने वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें है आपका सोहन पतंग उड़ाता है, जो वो है आपकी अकर्मक क्रिया से बना वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उसने चोर को पकड़वाया में क्रिया का कौन सा रूप है। तो उसने चोर को पकड़वाया में क्रिया का कौन सा रूप है, या फिर द्विकर्मक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, योगेंद्र सोता है वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो योगेंद्र सोता है वाक्य में आपकी अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सी स्कर्मक क्रिया है। तो लेना जो है वो आपकी स्कर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के आपके दो भेद हैं। कितने, दो भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है धातु। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को आपका क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये आपकी गेहूं पिस रहा है, तो इस वाक्य में आपकी अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपको HPGVT DLED एंट्रांस 2022 की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, जो आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप HPGVT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, HPGVT DLED एंट्रांस 2022 के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।